पहले जरा एफआईएस की एक्टिविटी देखिए, किस तरह का एक्शन उनकी ओर से देखने को मिला था शुक्रवार की सेशन की। जहां तक बात है, जहां हमने एक हाई होप्स के साथ डे हाई के आसपास क्लोजिंग करी थी, उसमें अगर आप देखेंगे एफआईएस ने बिकवाली करी 760 करोड़ रुपए की और 1028 या 1029 करोड़ रुपए की बिकवाली जो है वो डीआईएस की ओर से भी देखने को मिली है। लेकिन बाजार डे हाई के आसपास जाकर इस उम्मीद में बंद हुआ था कि एक ट्रेड डील हो सकती है, जिसको लेकर हम जैसे बातचीत कर भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद चूंकि वो डील नहीं हुई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं बना है, सहमति नहीं बनी है, तो उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि आज बाजार में हल्की सी कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखी है। स्टॉक्स कौन से लाइमलाइट में है, मूवर्स यानी कि गेनर्स लूजर्स कौन से हैं, वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जरा एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे झलक डाल लीजिए। शुक्रवार को यूएस के मार्केट्स बंद थे। गुरुवार का ये क्लोज है जो आपको डाउ जोन्स में दिख रहा है 0.25% की मजबूती के साथ। आज एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई है वो कमजोरी के साथ ज़्यादातर मार्केट्स आपको नजर आएंगे। शांघाई 1/4% नीचे, हैंगसेंग आधा % नीचे, निकेई में भी आधे % के आसपास की जो गिरावट है उसी के साथ ही कारोबार की शुरुआत होती हुई देखिए। कोरिया के मार्केट कॉस्पी यहाँ पे जरूर हम देख रहे हैं 1/4% के आसपास की बढ़त है और उसी तर्ज पर हमारे मार्केट भी कमजोर खुले, हरे निशान में जाने की कोशिश करी, वहां से फिर से प्रेशर बनता हुआ दिखा। अभी भी करीब 20-25 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिख रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिला है। 13% के गेंस के साथ जेपी पावर आज देखिए आज मजबूत कारोबार करता हुआ दिखा है, 21.5 रुपए के आसपास का लेवल है। रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे 8.5% के आसपास की मजबूती है। बजाज कंज्यूमर का स्टॉक आप देखिए, इनफैक्ट एफएमसीजी एक तबका है जहां पे आज हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मजबूत शुरुआत होती हुई दिखी है। बिजनेस अपडेट्स आए हैं डाबर के, गोदरेज कंज्यूमर के, उसके साथ साथ बजाज कंज्यूमर भी आप देखिए 6% का मूव दिखा रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहाँ पे भी 5.5% की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और 5% ऊपर ही आपको बीएलएस इंटरनेशनल का स्टॉक भी आज के सेशन में 383 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। गिरावट कहां पे है, टॉप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे उसमें आपको टॉप पे नजर आएगा पारस डिफेंस का शेयर, जो कि शुक्रवार को काफी मजबूत था। 10% का अपर सर्किट इसमें लगा था, जो एडजस्टमेंट हुआ था उसके बाद आज आ गया ये 5.5% नीचे। दीपक फर्टिलाइजर यहाँ पे भी आप देखेंगे 5.5% की कमजोरी है। 5% नीचे आपको गरवारे का स्टॉक भी नजर आएगा, 3,830 का लेवल है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3.5-4% के आसपास की कमजोरी नजर आएगी। और आज सुबह से ही एक स्टॉक जो कमजोर है वो है इंडस टावर्स का। वोडाफोन आइडिया कमजोर है, उसके साथ साथ इंडस टावर्स में हम देख रहे हैं कि ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 410 के भी नीचे 3.5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक आज आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारे सामने जो सवाल सबसे बड़ा है या फिर सबसे बड़ी क्लैरिटी जो बाजार चाहता है वो ट्रेड डील को लेकर है। आखिर ये ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाई? जो 5 जुलाई को या फिर शनिवार को एक मिनी ट्रेड डील होने की उम्मीद थी, कहां पर बातचीत अटक गई? क्या ऐसा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो कि दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाई? कुछ मुद्दे हैं जहां पर सहमति नहीं बन पाई है दोनों देशों के बीच में। भारत अपनी मांगों पर अटका हुआ है, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और यूएस अपनी मांगे को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नज़र आ रहा है। भारत ने जो एग्री सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है इसमें बोल दिया है साफ तौर पे कि अमेरिका की एंट्री वो नहीं होने देंगे। आपको याद होगा लगातार पीयूष गोयल हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हित हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। खासतौर पे मेटल ऑटो पर टैरिफ हटाने की जो मांग है वो अमेरिका ने नहीं मानी है। 25% टैरिफ लगाए गए थे मार्च में यूएस की ओर से और उसी की जवाबी कार्रवाई में अब 25% टैरिफ का प्रस्ताव भारत ने भी रख दिया है। जो शुक्रवार को एक डेलीगेशन हमारा वापस आया है बातचीत के बाद, उससे साफ पता चल रहा है कि दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, एकमत नहीं हो पाए हैं ये दोनों ही देश। तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, आपको साफ तौर पे जो मेटल स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नजर आएगा, डेयरी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नजर आएगा, कुछ एग्री रिलेटेड प्रेस हैं इन पर भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो टाटा स्टील हुआ, सेल हुआ, ये कुछ मेटल स्टॉक्स हैं जो कि इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। ऑटो स्टॉक्स खासतौर पे, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स, लाइट ट्रक्स जो होते हैं वो, और उसके साथ साथ कुछ ऑटो पार्ट्स, हमारे यहाँ से ऑटो एंसिलरी का एक बड़ा तबका है जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो भारत फोर्ज हुआ, मदरसन हुआ, उसके साथ साथ प्रभात डेयरी हुआ, डेयरी स्पेस से, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज आपके रडार पे होने चाहिए केवल इसी वजह से। सर, आप कैसे देखते हैं इन 3-4 सेक्टर्स को जो कि मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इस पूरी डील में? एग्री हुआ, डेयरी हुआ, मेटल, ऑटो, जिनके ऊपर टैरिफ या तो लगाए गए हैं या फिर इन सेक्टर्स में भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की एंट्री हो। तो ऑब्वियसली सॉरी तो ऑब्वियसली जो हम कह रहे थे कि एग्री सेक्टर में इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी बहुत अग्रीएबल की
वो टैरिफ्स कट करे, क्योंकि द एंड ऑफ द डे वी आर अ वेरी हाईली एग्रेरियन डिपेंडेंट कंट्री, जहाँ पे ह्यूज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्री। तो वो तो एक रिस्क रहने वाला ही था। इनफैक्ट लास्ट वीक जब मैं विवेक के साथ बात कर रहा था, आई वाज सेइंग कि द प्रोबेबिलिटी इज कि अगर उन्होंने एग्री में कुछ दिया तो उनके वोट बैंक पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव इन टू दैट इजीली। शायद यही रीजन है एक जो ये ट्रेड डील नहीं हो सकी है। बट अगर आप देखें तो आई डोंट नो व्हाई द यूएस इज सो हेलबेंट ऑन गेटिंग द एग्री, क्योंकि वो सेगमेंट सेक्टर जो है इज नॉट समथिंग दैट दे विल बी एबल टू compete विद व्हेन दे एक्सपोर्ट टू इंडिया। वो competitive उतना नहीं रहने वाला, बिकॉज दीज आर लो टिकट आइटम्स। इंडिया में जो प्राइसिंग्स होते हैं, यूएस इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू compete ऑन दोस फ्रंट्स जो उनके डिमांड्स है एंड गेट गोइंग। क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ऑटो एंसिलरी स्पेस पे, या फिर यू नो ऑन सर्टन अदर जहाँ आईटी सर्विसेज, या वी डोंट वांट एनीथिंग कमिंग ऑन दोस, क्योंकि अगर उस पे आता है तो इट हर्ट्स अस मोर देन इट हर्ट्स them. We at the end of the day today are a larger importer, I mean larger exporter to the US than they are to us. तो impact ज्यादा शायद in the near term if other countries sign the deal और हम नहीं करते हैं तो comes on us, because then we lose our competitiveness versus other countries. So we need to see कि दूसरे देश में भी क्या होता है। अगर दूसरे देश साइन करते हैं तो हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, पर अगर ज्यादातर देश का साइन नहीं होता है और सब देशों पे टैक्स लगा देते हैं, then the impact will go on the US. So it's not कि you can say यही होने वाला है या वही होने वाला है। There are lots of moving parts to this. What we need to see is how we fare. हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसे रहता है। Is not able to fully sign his deal if other Southeast Asians are not able, EU is not, Japan is not, तो फिर सब कंट्रीज पे कुछ ना कुछ टैक्स लगेंगे, तो इट मे नॉट हर्ट अस दैट बैडली। एंड देन जो प्राइस हाइक्स होंगे यूएस में विल हैव टू बी borne by the US customer to some extent and to the US consumer by some extent. So everything needs to be seen how it plays out. It's not only कि इंडिया का डील साइन हुआ कि नहीं हुआ, it is whether all other countries are able to sign those deals. एंड एट द मोमेंट तो शायद आई थिंक यूके और वियतनाम को छोड़ के तो आई हैवंट हर्ड ऑफ एनीथिंग एल्स। सो लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट नेगेटिव अगर ट्रेड डील साइन नहीं हुआ, अगर दूसरे देश नहीं करते। बट इफ वी गेट लेफ्ट बिहाइंड, यस, देन आई थिंक हमारे लिए वो काफी नेगेटिव है। इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी जब चाइना पे इतनी हाई टैक्स लगाई थी, वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर ली, क्योंकि दैट इज व्हेन वी कुड हैव प्रोबेबली पुश थ्रू समथिंग एंड सेड वी कैन ट्राई टू टेक सम बिजनेस। बट वो भी नहीं हुआ। सो नाउ वी गॉट टू नाउ, अभी तक इतना नहीं हुआ है तो नाउ वी माइट एज वेल होल्ड आवर ग्राउंड टू सम एक्सटेंट एंड सी व्हाट हैपेंस। बट लाइक आई सेड, वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ये न्यूज will remain in the focus and markets will dance to those newses. But उतना major impact मेरे हिसाब से from the trade deal is not going to be the case. ज्यादा अभी market focus करेगी earnings पे, because we have just entered the earning season. I think TCS will be the first big company to release its results, and we are already getting updates from इतनी सारी कंपनियां update दे रही है कि ये हो। सो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बिकम मोर ऑफ द सेंट्रल फोकस फॉर द इंडियन मार्केट। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, फॉर सम टाइम वी बीन सेइंग वैल्यूएशंस यहाँ पे इंडिया में हाई है। स्टॉक्स हैव प्रोबेबली रन अप फार मोर देन फंडामेंटल्स जस्टिफाई। और अगर अर्निंग्स थोड़े से भी डिसअपॉइंट होते हैं, आई जस्ट गिव यू अ सिंपल केस इन पॉइंट एग्जांपल। ट्रेंड में कंपनी स्टिल सेइंग हम ग्रो करने वाले 20% से, बट बिकॉज इट वाज प्राइस सो हाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ चुके थे अर्निंग कंपनी में, कि द स्टॉक करेक्टेड बिकॉज इवन दो दे आर गोइंग टू प्रोजेक्ट ग्रोथ। सो इंडिया में अगर अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं आए, देन आई थिंक बिकॉज दे आर प्राइसिंग देम सो रिचली, करेक्शंस विल हैपन इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। ओके, ठीक है, जैसा हमने ट्रेंड के केस में देखा भी है। अब सर उम्मीद क्या है बाजार के सामने? जो होना था वो तो हो गया। आई मीन 5 तारीख को हमारा जो डेलीगेशन था वो भी फ्राइडे को वापस आ गया, नहीं सहमति बन पाई। उम्मीद ये है कि शायद 9 जुलाई से पहले, जो कि डेडलाइन है, एक छोटी ट्रेड डील हो जाए, जैसे आप भी कह रहे थे सर। और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि 1 अगस्त से जो नया टैरिफ है वो लागू करेंगे। तो वी स्टिल हैव से अराउंड 20 डेज, मतलब 22 दिन के आसपास का समय हमारे सामने अभी भी बचा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत टस से मस नहीं हो रहा है। भारत में जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इंडिया के जो हित हैं उनको इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जहां हमें फ़ायदा दिखेगा
हम वहीं पे डील करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये तक भी कहा है कि हम किसी डेडलाइन से कामकाज नहीं कर रहे हैं, हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट में है, हमारे फ़ायदे की बात है, हम वहीं पर डील करेंगे। तो सर ये जो टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां हैं या फिर जो आईटी स्पेस है ना, वो इससे काफ़ी ज़्यादा सरोकार रखता है। वियतनाम वाली डील हमने देख ली, वियतनाम पर उन्होंने बोला है कि 20% के टैरिफ लगेंगे। तो वैसे वियतनाम से बहुत ज़्यादा बड़ा एक नहीं जाता है तबका, अगर आप टेक्सटाइल की बात करें, ज़्यादा बांग्लादेश से जाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और डील होना हमारे लिए इनफैक्ट देखा जाए तो आईटी के लिए, ऑटो के लिए, फार्मा के लिए, टेक्सटाइल के लिए, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इस हिसाब से अब जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं, यूएस तो इंडिकेट कर रहा है कि वो डील करने को तैयार हैं। अभी भी ये 9 जुलाई की डेडलाइन उन्होंने बोला है एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेजरी सेक्रेटरी अगर कह रहे हैं कि 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे तो फिर 21 दिन का समय तो और मिल गया सर। जी बिल्कुल, वही तो मैंने आपके ओपनिंग क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास अब भी 21 दिन और है। प्रॉब्लम जो है इज कि इफ जो जो एक पॉइंट है जिस पे अग्रीमेंट नहीं आ रही है, आई डोंट नो इफ दैट कम्स इन द नेक्स्ट 21 डेज। जो शायद पीयूष गोयल देखेंगे कि इज अदर ट्रेड डील्स हैपनिंग, इफ दे आर नॉट हैपनिंग देन ही कैन प्रोबेबली स्टैंड फास्ट ऑन हिज कि नहीं, हम भी ये पॉइंट नहीं देंगे। कोई भी देश ऐसा नहीं करना चाहेगा कि वो सिर्फ ट्रेड डील साइन करे जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, इवन दो इट हर्ट्स द इंटरेस्ट। और इंडिया का भी सेम सिचुएशन है। सो आई रिस्पेक्ट द मिनिस्ट्री की जो कर रही है कि लुक, एट द एंड ऑफ द डे हमें इंडिया का भी इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है। बट लाइक आई सेड इन माय अर्लियर स्टेटमेंट, आई डोंट थिंक कि हमारे मार्केट में यूएस के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो compete कर पाएंगे ऑन प्राइसिंग। बिकॉज इंडिया में अगर आप अभी भी देखें तो वी वर्क ऑन एवरीवन वांट्स टू हैव द लोएस्ट कॉस्ट, कि मेरे को सबसे सस्ता क्या मिले। आई डोंट थिंक dairy products coming from the US are going to be able to compete aggressively in the Indian market. इंडिया में प्राइसेस इतने लो है compared to what global standards are for a lot of things, right? So to some extent maybe we can agree to give in just because we know कि वो कंपटीशन नहीं रह सकता है। इट्स नॉट कि टेस्ला की गाड़ी वो वहां बना के इंडिया में इंपोर्ट करके ही इज गोइंग टू बी एबल टू compete विद मारुति और टाटा मोटर और हुंडई, सो जो इंडिया में बनाती है। सो ऑब्वियसली वी हैव द pricing competitive advantage इंडिया में। सो इफ वी ओपन अप इट मे नॉट हर्ट अस टू मच। एंड सेकंड थिंग जो मैंने विवेक के साथ हमेशा कहा है इज import duties is actually a negative, क्योंकि वो क्या करती है, it allows domestic companies to increase prices because they know competition नहीं आ सकती है, and that leads to inflation। तो अगर हम import duty थोड़ा सा, I'm not saying we get rid of it totally, but अगर cut करते हैं then what it can do is it can allow options to come in, which means companies may not be able to increase their margins and profitability as aggressively, which allows consumerism जो इंडिया में है to grow at a more rapid pace। क्योंकि if inflation stays down then मेरे हाथ में I have more disposable income to spend। At the end of the day मेरे पास अगर 100 रुपीज है और मैं 100 रुपीज कहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, और अगर कुछ प्राइस इंक्रीज होता है देन आई हैव टू कंज्यूम 5 रुपीज लेस ऑफ, आई मीन 5% लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट अगर कॉस्ट 105 हो जाती है। बट इफ इंपोर्ट्स कम इन एंड दे कम इन लिटिल लो एंड सम कंपनीज आर फोर्स्ड टू कट प्राइसिंग, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। अभी इंडस्ट्री में जो हो रही है, पेंट इंडस्ट्री में एक टाइम पे था एशियन पेंट अपना प्राइस कभी भी बढ़ा देता था, सब लोग जो भी पेंट करना चाहता था दे हैड टू पे द प्राइस। बट बिकॉज बिरला ओपिस आए हुए हैं, बिकॉज जेएसडब्ल्यू मेड इट एंट्री, pricing power went away to some extent from these paint companies and they had to work at slightly lower margins। तो consumer को वो थोड़ा सा benefit आया था। तो I feel there will be some benefits that come from consumer। So I do believe कि थोड़े import duties cut होने ही चाहिए। At the end of the day the taxes we pay in India are extremely high, and they need some rationalization। So if imports come in and that means कि because of which GST में थोड़ा cut लेना चाहिए so we can become more competitive, I don't know exactly how the dynamics will work out eventually, but I believe कि it will be eventually positive for consumerism अगर we agree to some things and we are able to still not allow them to, because उनके cost of manufacturing are higher। ठीक है। तो कुल मिला के सर बातचीत ये है, जैसे आपने कहा भी, हाईलाइट किया भी, हमारी डील नहीं हो रही है लेकिन बाकी देशों के साथ भी, एक यूके और वियतनाम को छोड़ दे तो कोई बड़ा इन्होंने डील क्रैक करी नहीं है, चाहे वो यूरोप की बात हो,
जापान की बात हो, ताइवान को ये धमकी दे रहे हैं। चाइना के साथ इन्होंने बोला था कि हमारी बातचीत हो गई है, जो लंदन में इनके अधिकारी मिले थे, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है, कोई सहमति बनी नहीं है। अग्रीमेंट ज़रूर हो गया कि हाँ हम ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन फाइनल जो साइन है जो ट्रेड डील वो हो नहीं पाई है। तो उस लिहाज से ना यूरोप के साथ डील हुई, ना जापान के साथ हुई, ना ताइवान के साथ कुछ बन पा रही बातचीत, ना चीन के साथ नहीं ही आगे बढ़ कनाडा के पाए। साथ, नहीं मेक्सिको के साथ, जहां से काफी इंपोर्ट्स भी आते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से सर अब दिक्कत ये है सर, मतलब जो सिनेरियो बन रहा है ना, सिनेरियो इज सच दैट कि ट्रम्प साहब के फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा बन गया है। वो बोलते कुछ हैं कि हो गया है, या फिर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो हो नहीं रहा है। ट्रेड डील से अगर हम शुरुआत करें, जो कि उनका सबसे बड़ा पॉइंट था। और दूसरी बात आप देखिए कि ट्रम्प साहब के जो नज़दीकी हैं एलन मस्क, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फंडिंग इनको की है, अब उनके साथ जो विवाद है वो इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की बातचीत कर दी है। अमेरिका को फ्रीडम दिलाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लिटरली अमेरिका एक ही पार्टी पर काम कर रहा है। तो उस नई पार्टी के बनाने की जो बातचीत आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एंड दैट टू ईरान इजराइल युद्ध के बाद भी जो अमेरिका है वो बैकफुट पर आता हुआ दिखा है। अब भारत के साथ, जापान के साथ, यूरोप के साथ, जो कि इनके अलाइज रहे हैं, जो इनके दोस्त मित्र देश रहे हैं, उनके साथ भी इनके रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसको लेकर भी पुतिन भी ट्रम्प की नहीं सुन रहे हैं। तो इनका जो दबदबा है, या फिर एक पोजीशन होती है, व्हेन वी कॉल यूएस का प्रेसिडेंट, जो कि सबसे पावरफुल आदमी दुनिया में समझा जाता है, उसकी कोई बात की कीमत ही नहीं है। मतलब आराम से पुतिन साहब उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के रिटायरमेंट को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, उन्होंने ब्रिक्स समिट भी मिस कर दी है, वो अंडरग्राउंड लग रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे हैं। और टेक्सास में जो फ्लडिंग वाली सिचुएशन है उससे भी जो ट्रम्प हैं, जो ट्वीट्स आए हैं उस पर, उसको लेकर ट्रम्प साहब काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कई सारे मामले एक साथ हैं। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं उनको आए हुए, 21 जनवरी को उनकी ताजपोशी हुई है और हम जुलाई में बैठे हैं। 6 महीने हुए हैं सर, और जिस तरह की बातचीत उन्होंने करी थी, जो चुनावी वादे किए थे, वो फ्रक्टिफाई नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए सर, जो वो सीज़ फायर के क्रेडिट्स लेने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, उसको भी मना किया जा रहा है। इंडिया ने मना कर दिया, ईरान ने भी मना कर दिया। और ये जो ट्रेड डील को लेकर जो सब कुछ हो रहा है, बाकी जो अलाइज हैं, जो दोस्त देश हैं, उनके साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। डोंट यू फील लाइक कि ट्रम्प साहब के फेल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है? जो उनकी ट्रेड डील की डिमांड है वहां पे थोड़ा सा फेल जैसे दिख रहा है। बट अगेन वी हैव टू सी, अगर सी नेक्स्ट 1 मंथ में अगर कुछ ना कुछ साइन हो जाते हैं, देन अदर कंट्रीज जंप इन टू द बैंड वैगन, नॉट टू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। वो फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर वो रीजन से काफी कंट्रीज ने साइन कर दिए तो देन इट मे नॉट फेल, राइट, ऑल टुगेदर। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, आप कभी भी इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ काम लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते थे। आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर रहे थे, आपका फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ चुका था, दे नीडेड टू ब्रिंग इट डाउन। सो दोज वर थिंग्स दैट वर डेस्परेटली रिक्वायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो शायद उनका तरीका मे बी ब्लैकमेलिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्मिंग सही नहीं है, बट वॉट ही वॉज डूइंग फॉर द कंट्री इज राइट। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ बैठ के कि पीयूष गोयल इज सेइंग कि हम अपने देश के लिए जो भी अच्छा है, जो सही है, वही करेंगे, तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। सो इफ ही इज फेलिंग एट इट, इज स्टिल ही नीडेड टू, किसी ना किसी को करना ही था कभी ना कभी, वरना वहां पे इतना बड़ा होल हो जाता है, इट बिकम इम्पॉसिबल टू फिल। सो आई डोंट से ही इज रॉन्ग इन व्हाट ही इज डूइंग, शायद तरीका रॉन्ग था। इज ही रिस्क ऑफ फेलियर है एब्सोल्युटली है, बट किसी ना किसी को ट्राई करना था। सो आई गिव हिम क्रेडिट फॉर डूइंग दैट, which is very important. और दूसरे से yes, Elon Musk stepping away from him, starting a new party, ये सब एक नेगेटिव है, बट मे बी ये सब आवाज ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे Elon Musk is a businessman and he also wants certain things from the government जो उसे शायद नहीं मिली है ये बिल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने, द बिग ब्यूटीफुल बिल जो सब लोग बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हैवंट स्टडीड इट, सो आई कांट टेल यू क्या है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि जो टैक्स बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिल रहे थे वो निकल गए। तो इलॉन मस्क इज प्रोबेबली अपसेट अबाउट दैट एंड मेकिंग अ होल फस एंड नॉइज। वैसे भी थोड़े एक्सेंट्रिक है, तो शुड वी रीड टू मच इनटू दैट? आई डोंट थिंक सो।
At the end of the day, US में there have been many times people have tried different things, but Democrats or Republicans hold strong. I don't think ऐसा कुछ होने वाला है कि there's going to be a third party or fourth party that comes out in the US at the end of the day. But वो सब अभी बहुत time है. Donald Trump has another 3.5 years in power. He has 3.5 years to do what he wants to do. एंड एट द एंड ऑफ द डे लुक, यूएस में सबसे बड़ा कंजम्पशन कंट्री यूएस ही है. सो विदाउट द यूएस अदर कंट्रीज, अगर अगर प्रॉब्लम यूएस में आती है, स्लो डाउन वॉट एवर हैपेंस इन द यूएस, ऑल कंट्रीज ग्लोबली आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. तो नोबडी वांट्स की स्लो डाउन हो. सो आई थिंक एवरीवन इज गोइंग टू इवेंचुअली कम ऑन सम अग्रीमेंट. ये सब नॉइज जो है नियर टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रखेगी. But I would not base investment theories based solely on all the noise that is there. I'd rather base it on what the opportunity. India is a growing country. India में इतनी सारी कंपनीज है जो डोमेस्टिक मार्केट से केटर करती है और जहां पे ग्रोथ आएगा. सो व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट? व्हाई ओनली फोकस कि जो हमारा यूएस में एक्सपोर्ट है वो कैसे करेगा? व्हाई नॉट फोकस ऑन कंपनीज जहां पे इंडिया में ग्रो कर सकती है, where consumerism is going to drive, where we have such a huge population which is coming up from the poverty line, जो per capita income बढ़ रहा है, वो उस पे फोकस करे तो we have huge opportunity to invest in the Indian markets. It's not only कि we need to focus on the Trump trade deal. ठीक है, पर ट्रम्प ट्रेड डील के साथ साथ सर हमें चाइना पे भी फोकस करना पड़ता है. द वे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं एफआईएस के, वो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है. पिछले 2 महीने से अगर आप देखेंगे, मतलब मैं अप्रैल मई को रेफर कर रहा हूँ, एफआईएस ने चाइना में की थी बड़ी बिकवाली. अब वो बन गए हैं वहाँ पे खरीदार. जून में एफआईएस ने देखें तो चाइना के मार्केट में जमकर खरीदारी करी है. जून के महीने में एफआईएस की ओर से चाइना में करीब करीब $1.2 बिलियन का निवेश होता हुआ दिखा है. तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश अगर चाइना में गया है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में दिखेगा भी. और पिछले 5 दिन के, यानी कि जो अभी तक के हमारे पास आंकड़े हैं जुलाई महीने के इंडियन मार्केट्स में, 1 2 3 4 अगर आप दिन की बात करेंगे तो 5,773 करोड़ रुपए की कैश सेगमेंट में बिकवाली है. तो जाहिर सी बात है हम भले ही ट्रम्प साहब को इतना ज़्यादा फोकस ना दे, ट्रेड डील पर ज़्यादा फोकस ना करें, हम चाइना को भी सर मिस नहीं कर सकते, उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक हैं तो इमर्जिंग मार्केट ही, और चाइना में पैसा जाता है. चाइना भले ही एक डेवलप्ड मार्केट है लेकिन हमारा शेयर ले जाता है जब भी कुछ ना इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर सवाल या बातचीत आती है. तो ये जो पैसा एफआईएस का अब चाइना में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पिछले 3 महीने से लगातार एफआईएस इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कर रहे थे. तो आप अगर देखें, आप इंडिया और चाइना की वैल्यूएशन मल्टीपल्स कंपेयर करें तो चाइना वाज ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स अर्निंग्स, वेयर इंडिया वाज ट्रेडिंग एट 22 टाइम्स अर्निंग्स. तो वहां पे डिस्काउंट तो था ही. चाइना वाज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन. तो पीपल वर वरीड कि अगर स्लो डाउन है तो दिस 12 विल इट आई मीन गोइंग फॉरवर्ड कैसे लगेगा. बट नाउ विथ थिंग्स स्टेबलाइजिंग दैट टू अ लिटिल एक्सटेंट, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा रिकवरी आ गया है, बट द डिक्लाइन हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग. चाइना इज अगेन नाउ गोइंग टू वो जो रेयर अर्थ कंट्रोल कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बिकॉज they are being able to bully a lot of countries because it's stopping production for a lot of countries. So people feel that China will probably able to come out of it and be able to come out a winner of it. So some amount of money, yes, definitely is going, but it is a question of valuation. पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि it is not कि China is taking away all of India's money only and कि India is losing out to China. There are constantly more money flows coming to emerging markets. क्योंकि सब लोग को मालूम है कि ग्रोथ इज वेयर इन द इमर्जिंग मार्केट्स एंड स्पेशली इंडिया एंड चाइना, वेयर पॉपुलेशंस आर 1.4 बिलियन पीपल, वेयर कंज्यूमरिज्म इज स्टिल वेरी स्मॉल एंड कैन हैज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. So I think there is going to be more money that comes to India and China both. It's not India और China, मेरे हिसाब से दोनों में पैसा जाएगा. Just हमारे valuations expensive है. Once we are able to show कि growth है and these valuations are justifiable, then maybe the FIs will come back. पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि stocks are going up, but earnings are not following in the same trajectory. So we need our earnings to show कि this valuation of 22 is justified. And if we are able to do that over the next 2 quarters, मेरे हिसाब से India will get its fair share of the money. I should not worry. हम लोग को उतना सोचना नहीं चाहिए कि चाइना हमारा पैसा लेके जा रहा है. Globally, there is enough money. If India grows well, we can steal some of the market share from Indonesia, from Malaysia, from
many other countries. We don't only have to take China's money. There is so many emerging markets है कि if we do better than others, we will pull that money at the end of the day. तो उतना नहीं सोचना चाहिए. बट यस, इज चाइना रिकवरिंग? यस, वो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है कि चाइना थोड़े से रिकवरी में है. बट अभी उनका मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि दे आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू ग्रो एट द 12-13% ग्रोथ दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग. उनके कंपनीज मैच्योर हो चुके हैं, दे बिकम लार्ज. It's not कि you are going to be getting exponential growth continuously from these larger companies. इंडिया में अभी भी कंपनीज छोटी है जो 20-25% पे ग्रो कर सकती है. Again, I'll go back to one company like a Trent या a DMart या retail में. We have the opportunity to scale up to. Trent can probably have 5 times, 5x number of stores of West Side and उनका Zudio compared to what they have today. Avenue Supermarket can have maybe 5 times more the number of stores. अगर आप देखें तो QSR स्पेस में मैकडॉनल्ड्स साउथ और वेस्ट में there are 500 odd stores, 480 some stores. Can they go to 2,000 stores over the next 4, 5, 6 years? Yes, they can. So growth opportunity is India because we are such a under-penetrated market. So this is a market foreigners cannot ignore. तो वो पैसा आएगा. या आप शॉर्ट टर्म ब्लिप्स देखेंगे, हाँ थोड़ा सा पैसा गया यहाँ से चाइना, ठीक है, वापस आएगा ये पैसा एंड इट विल कम बैक स्ट्रांगली. बट इट नीड्स फेयर वैल्यूएशन जो फिलहाल नहीं है. ठीक है, परफेक्ट है. लेकिन सर एक फैक्टर और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और वो है कच्चा तेल. वीकेंड पर ओपेक देशों की जो बैठक हुई है उसमें फिर से उत्पादन बढ़ाने की बातचीत की गई. ऑलमोस्ट 5.5 लाख बैरल पर डे का जो एक एक्सटेंशन है या फिर जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ की बात है ना, वो ओपेक देशों में सहमति बन गई. उसको लेकर अनुमान से ज़्यादा है. बाजार मान के चल रहा था कि 4,11,000 बैरल पर डे के आसपास का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो हो सकता है. तो उससे ज़्यादा नंबर आता हुआ दिखा है. और अब सर मैं नंबर पढ़ रहा था, एक जो शॉर्टफॉल उनके पास बचा है, जो मतलब एक्सेस जो कैपेसिटी बची है उनके पास, वो आई थिंक 2-2.25 लाख बैरल पर डे के आसपास ही बची है. जैसे ही ये अगस्त वाला नंबर इफेक्टिव हो जाएगा, अब अगली बैठक 3 अगस्त को होगी. लेकिन सर ये जो मूव आया है ओपेक देशों की ओर से, उसका क्रूड के ऊपर और जो क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, चाहे वो एशियन पेंट्स हुआ, OMCs हुई, या फिर बाकी जो लुब्रिकेंट्स वाली कंपनी हुई, या फॉर दैट मैटर एयरलाइंस हुई जो कि ATF के ऊपर जिनका काफ़ी भारी मात्रा में खर्च होता है, उनको आप कैसे देख रहे हैं? तो आपने करेक्ट कहा कि क्रूड प्राइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द सिंपल रीजन कि हमारा सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट और करंट अकाउंट जो प्रॉब्लम देती है इज क्रूड ऑयल. इफ क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टे लो तो हमारे लिए अच्छा है एज अ कंट्री, फॉर द GDP, फॉर द करंट अकाउंट, फॉर ऑल ऑफ दैट. एंड it is beneficial to some companies like HPCL, BPCL, IOCL और गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट. क्योंकि अगर आप देखें तो क्रूड जब $100 से $60 तक भी आया, क्रूड का हमारा पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम नहीं हुआ है. HPCL, BPCL ने बेनिफिट लिया और गवर्नमेंट ने एक्साइज बढ़ा के लिया है. सो इफ क्रूड प्राइसेस कम डाउन, अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. इट्स ऑल गोइंग टू दीज 3 कंपनीज एंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो होपफुली क्रूड प्राइसेस स्टे डाउन. क्योंकि मेरे को डर जो है कि अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ने लगे, then are government going to allow these companies to increase prices which hurt inflation, or are they going to say कि नहीं, आपने काफी कमाया, हमने भी काफी कमाया, let's cut excise and let's not increase the burden on the end consumer. So that needs to be seen. But yeah, hopeful कि जो global supply crude का है is remaining strong, and if it remains, US also wants to export more gas and crude and all of that. तो अगर वो भी रहता है तो hopefully crude prices don't rise, and if they don't rise, then for India as a overall thing, it's a good situation. चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम. आज सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े. कोई डिस्क्लोजर सर, जितनी भी बातचीत हुई है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर हमने बातचीत की हो तो? सो whichever stocks भी हम पॉजिटिवली बात करते हैं या we think as great upside potential, for example Trent की बात की, we are shareholders and we've been shareholders for 15 years and we continue to remain for the next 10-15 years. चलिए, बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. तो इस बीच आपको बता दें कि बाजार बोलता जो हमारा खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं. अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे और अगली तस्वीर जो आप देखेंगे वो होगी विवेक जी की, जो मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. तो बाजार बोलता है को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं. अगली आवाज़ होगी आपके सामने विवेक जी की.
शुक्रिया संदीप भाई। आज देखिए जिस तरह से मार्केट चला है और जिस तरह से मौसम चला है, तो मौसम ने हमारी भी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। और आप तो नहीं गए ना? नहीं सर, भीगा नहीं, लेकिन बिल्कुल आप जानते ही हैं दिल्ली एनसीआर को, और नहीं, तरोताज़ा तो लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारा आधा घंटा शो को दिया। आज तो हमारा शो धन्य हो गया सर। गौरव की बात है कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया। नहीं, ये तो दर्शकों के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि आप हमारे शो में आए, हमारी इज्जत बढ़ाई। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं दर्शकों की क्वेरीज वाले सेशन पर। तो बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट छोटे शहरों की छलांग पर। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।